कच्ची शराब, नकली शराब, ब्लैक की शराब, ये सब भी चल रहा है। इसकी खबरें आए दिन आप पढ़ते हैं, इसके इतने लोग मर गए, उतने कहाँ की खबरें आती हैं। सबसे ज़्यादा बिहार की आती हैं। प्रशांत किशोर एकदम एक अलग सोच के आदमी माने जाते हैं, एक नए किस्म की राजनीति की शुरुआत करना चाहते हैं। वो शराबबंदी को हटाने की बात कैसे कह सकते हैं? शराब सामाजिक बुराई है, इस बात को कहने में किसी को, जो घोर से घोर शराबी लोग होंगे वो भी आके आप जब पूछेंगे तो बोला अरे बड़ी बुरी चीज़ है, बड़ी बुरी चीज़ है। मंदिर मस्जिद बैर कराते, मेल कराती मधुशाला। बिहार की सियासत में छोटे दल जो हैं वो ज़्यादा उम्मीद के साथ रहते हैं। सनातन के लिए कौन सी पार्टी काम कर रही है, मैं आपसे पूछूं, किसी से भी पूछूं तो वो उसका क्या जवाब आएगा, इन जनरल क्या आएगा? नमस्कार, भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं जुबन मिश्रा। बिहार में विधानसभा चुनाव है और 6-7 महीनों में चुनाव का जो तारीखें हैं वो आने वाली हैं और बिगुल चुनावी जो है वो अभी से फूंका जा चुका है और सभी पार्टियां अपनी अपनी तैयारियां कर रही हैं। इसी बीच बिहार में जो पुराना मुद्दा रहा है शराबबंदी वाला, वो एक बार फिर से उठा है। तेजस्वी यादव ने शराबबंदी और उसमें भी ताड़ी को शराबबंदी से हटाने की मांग की है, तो वहीं दूसरी तरफ प्रशांत किशोर हो या फिर तेजस्वी यादव हो, इन्होंने भी तेजस्वी यादव की इस मांग का समर्थन किया है, या यूं कहिए कि शराबबंदी हटाने की बात कही है। अब इसको लेकर बिहार में एक बड़ा मुद्दा बनेगा और बना हुआ है और तमाम काफ़ी सारे जो बड़े राजनीतिक दल हैं या उनके नेता हैं वो इस पर अब उनके बयान सामने आने लगे हैं। तो क्या शराबबंदी बिहार के चुनाव में बड़ा इम्पैक्ट डालेगी, इसी पर हम पूरी चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे कंसल्टिंग एडिटर प्रवीण तिवारी सर हैं। तो सर, सबसे पहले बिहार जैसे जैसे चुनाव आ रहा है वैसे वैसे कई मुद्दे आ रहे हैं। शराबबंदी पुराना मुद्दा है, जब हुई थी तब भी बात चली थी, बीच में भी आता रहा। अब चुनाव से पहले एक बार फिर शराबबंदी का मैटर शुरू हो चुका है। बड़ा मतलब इंटरेस्टिंग भी है, दुखद भी है। अभी आपने देखा दिल्ली का पूरा चुनाव शराब के इर्द गिर्द था, हालांकि वो मामला दूसरा था, आबकारी घोटाला है। लेकिन एक जगह है जहाँ पर शराब से कमाई की जा रही है, एक जगह है जहाँ पर शराब बंद रखी जाए, शराबबंदी तो है ही, बंद रखी जाए या उसको फिर बैन को हटाया जाए की मांग उठने लग गई है। हम देखते हैं भारत में जैसे अब गुजरात और बिहार, पूर्ण राज्यों में यही 2 राज्य हैं जहाँ पर शराबबंदी, बाकी नॉर्थ ईस्ट में है। लेकिन ये जो 2 राज्य हैं, मैं हमेशा सोचता हूँ, ये मेरे जहन में आता है बहुत, कि आखिर क्यों, वजह क्या? पहले तो अच्छा मान लीजिए सामाजिक बुराई है, 2 राज्यों के लिए ख़राब है तो पूरे देश के लिए ख़राब है। ऐसा तो नहीं कि जो चीज़ बिहार के लिए, बिहार में मान लो जैसे एक एनालिसिस करो कि हो सकता है अब वहाँ आपराधिक घटनाएं ज़्यादा हो रही हैं, वहाँ पर कुछ चीज़ों को रोकना हो तो उनको ऐसा लगा हो कि चलो शराब को रोका जाए। अब गुजरात तो बिल्कुल ऐसा नहीं हो, तो इकोनॉमिक ग्रोथ की रफ्तार पकड़े हुए राज्य है वो, वहाँ पर अब वो गांधी की भूमि है, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जो हैं वो शराब के पूरी तरह से खिलाफ थे, तो उनकी भूमि है, उनका सम्मान है। मैं इसका जो पॉलिटिकल माइलेज पाता हूँ या इसकी वजह पाता हूँ वो है महिला मतदाता। क्योंकि मुझे याद है जब बिहार में ये शराबबंदी पहली बार आई थी तो महिलाओं का बड़ा विरोध होता था शराब के ख़िलाफ़। शराब की जो भट्टियाँ होती थीं, जो शराब की दुकानें होती थीं, उन पर कई जगहों पर प्रदर्शन देखने को मिला। मुझे याद है ऐसा ही पूरा एक आंदोलन क्रिएट करने की कोशिश की गई, हालांकि बहुत सफल नहीं हुआ। वो था मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में उमा भारती लगी हुई थी, भारतीय जनता पार्टी सरकार के खिलाफ। तो ये जो है बड़ा दिलचस्प है कि पहले तो शराब बंद क्यों, अब बिहार में बंद क्यों है उसको समझते हैं। तो बिहार में शराबबंदी की बड़ी वजह यह है कि महिलाएं बड़ी परेशान थीं इसमें, और ऐसा माना जाता है कि महिला मतदाता पर एक बहुत अच्छा इंप्रेशन नीतीश कुमार या एनडीए डालने में सफल रहा इसके ज़रिए। अभी तक तो रहा है, लेकिन अब थोड़ा माहौल बदल गया। कच्ची शराब, नकली शराब, ब्लैक की शराब, ये सब भी चल रहा है। इसकी खबरें आए दिन आप पढ़ते हैं, इसके इतने लोग मर गए, उतने कहाँ की खबरें आती हैं। सबसे ज़्यादा बिहार की आती हैं। क्यों आती हैं? तो ये भी एक बड़ा चिंता का विषय है कि आप शराबबंदी तो कर देते हैं, आप धरपकड़ कर रहे हैं, बहुत कड़े कानून हैं, लोग डरते हैं, पुलिस की बहुत कार्रवाई होती है, बहुत पैसे का लेन देन होता है, लेकिन शराब की बंदी आप वैसे नहीं कर पाए। हाँ, उन्मुक्तता पर कुछ हद तक लगाम लगती है। इससे सही है कि जैसे युवा हैं, कोई अन्य लोग हैं जो उस दिशा में जा सकते हैं, जो आदी नहीं, आदतन नहीं हैं, वो सारी चीज़ों पर कुछ रोकथाम होती है। लेकिन शराबबंदी बहुत इफ़ेक्टिव होती है ये मुझे दिखाई नहीं पड़ता अनटिल एंड अनलेस पूरे देश की ऐसी पॉलिसी बनाए। और वो ज़्यादा ज़रूरी है कि पहले आप एक सामाजिक जागृति पर कार्य करें, जागरूकता बढ़ाने पर कार्य करें। दूसरा, क्या सचमुच में आप साइकोलॉजिकली, मैं एक मनोवैज्ञानिक भी हूँ तो मैं साइकोलॉजिस्ट के दृष्टिकोण से भी इस बात को सोचता हूँ
कि शराब पीने वाले हैं या शराब की तरफ जो भी उत्साह में पार्टीज़ में बहुत सारे लोग, अभी पूछा जाए कई लोग बताते हैं कई नहीं बताते, तो कितना बड़ा वर्ग है जो आजकल शराब को कंज्यूम करता है, किन किन वजह। मैं आदतन लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ, जो बीमार हो चुके हैं, अल्कोहलिक हो चुके हैं, वो एक अलग मसला है। लेकिन ये बड़ा गंभीर मसला है और चिंता का विषय भी है कि शराब को अगर आपको बैन करना है या सामाजिक बुराई की तरह इसको देखते हैं तो इसको हटाने के और भी प्रयास हैं। सिर्फ ऐसा नहीं सीधा कि एक बैन कर दिया जाए, उससे बात नहीं बनेगी, और इसका उदाहरण बिहार भी रहा है। ज़्यादा अहम बात उज्ज्वल ये भी है कि एनडीए में भी अब समर्थन की मांग उठ रही है। हालांकि वो ताड़ी वाली बात है, ताड़ी जो है वो एक परंपरागत एक तरीके से शराब मानी जाती रही है, पुराना तौर तरीका रहा है, कई पीढ़ियां उस व्यवसाय में जुड़ी रही हैं, ऐसा चिराग पासवान का कहना है। वो तेजस्वी यादव की मांग का अगर समर्थन करते हैं तो इसके तो मैं दो मायने निकालता हूं। जब भी कोई छोटा दल, घटक दल होता है तो वो इस तरह से अपने सीटों के बंटवारे के पहले वो इस तरह के बयान देता रहता है कि देखो भैया, मुझे तो प्रशांत किशोर से भी दिक्कत नहीं, उनकी भी तारीफ़ कर रहे हैं, तेजस्वी यादव से भी देखो हमने उनका भी तारीफ़ कर दी। अपना बड़प्पन भी होता है कि हमने तो बहुत सामान्य, पत्रकार पूछ रहे थे तो बात कह दी। एक हल्का सा इशारा भी होता है कि अरे, जैसे आप ही अभी मुझे बता रहे थे तो मैं ही चौंक गया, मैंने कहा चिराग पासवान कहाँ समर्थन कर रहे थे। तो अब ये राजनीतिक दांवपेच होते हैं और ख़ास तौर पर सीटों के बंटवारे चुनाव के पहले बड़े आम होते हैं। जो आपका प्रश्न था कि शराबबंदी जो है वो इस बार बिहार में कितना एक बड़े मुद्दे के तौर पर आएगा, अब दूसरे पहलू पर आइए कि तेजस्वी को और प्रशांत किशोर को ये कहने की ज़रूरत क्यों पड़ी। प्रशांत किशोर एकदम एक अलग सोच के आदमी माने जाते हैं, एक नए किस्म की राजनीति की शुरुआत करना चाहते हैं। वो शराबबंदी को हटाने की बात कैसे कह सकते हैं, पहला सवाल आता है। दूसरा, तेजस्वी यादव जो है वो ताड़ी पर प्रतिबंध, अपरोक्ष रूप से वो उसका भी बैन हटाएंगे। एक ऐसी उम्मीद की किरण तो छोड़ ही देते हैं कि पूरी तरह से ये जो कच्ची शराब बन रही है या अवैध शराब का निर्माण हो रहा है उस पर रोक लग जाए, कुछ भी तर्क दे सकते हैं। मुझे ये समझ में आता है कि अब बिहार में एक एंटी इनकम्बेंसी का जब माहौल होता है और बिहार में प्रशासनिक व्यवस्थाएं वो लोग ज़्यादा बेहतर जानते हैं जो बिहार में रहते हैं। मेरी उनसे कई बार बात होती है, बिहार की इन परिस्थितियों को मैं जानता हूं कि वहाँ पर किस तरह की जद्दोजहद कई लोग करते दिखाई देते हैं। यूपी के कई बॉर्डर के इलाके हैं, वहाँ से कैसे शराब जो है वहाँ तक जाती है, पुलिस की क्या भूमिका होती है, इसकी कई पत्रकारों से जब बातचीत होती है तो इस पर वो जानकारी देते हैं, जिसको कि मैं अभी आपसे सार्वजनिक बातचीत में उन कई फैक्ट्स को नहीं रख सकता। लेकिन ये बात सही है कि जब भी इस तरह का कोई निर्णय थोपा जाता है, लगाया जाता है, लाया जाता है, या चलिए मान लीजिए मैं कहता हूँ कि एक अच्छे मन से विचार था कि शराब को बंद करना है, वो ऐसे बंद नहीं होगा। हाँ, एक मैसेजिंग ज़रूर हुई, शराब की दुकानें बंद होकर ऐसा लगता है कि महिला मतदाता जो हैं वो नीतीश कुमार के समर्थन में आई। उनको लगा कि नहीं देखो, इन्होंने बड़ा अच्छा काम किया, क्योंकि महिलाएं सबसे ज़्यादा इससे परेशान होती हैं। ये बात मैं मानता हूँ। मुझे सामाजिक और राजनीतिक रूप से ये एक बड़ा पहलू समझ में आता है कि महिला मतदाताओं पर इसका असर पड़ता है। दूसरा, शराब सामाजिक बुराई है, इस बात को कहने में किसी को, जो घोर से घोर शराबी लोग होंगे वो भी आके आप जब पूछेंगे तो बोला अरे बड़ी बुरी चीज़ है, बड़ी बुरी चीज़ है। पर ये सामाजिक बुराई जो होती है उसको ऐसे सामाजिक बुराई कह के आप उससे निपटारा नहीं कर सकते, और उससे निपटने के लिए आपको बहुत इत्मीनान से बड़ी योजना के साथ कार्य करना पड़ता है। और जैसा मैंने कहा, ये साइकोलॉजिकल ज़्यादा है, ये मनोवैज्ञानिक पहलू है। शराब पीना, शराब के बाद की स्थितियाँ, शराब से होने वाली परेशानियाँ, ये सामाजिक और साइकोलॉजिकल पहलू हैं। राजनीतिक पहलू पर जब भी आप आएंगे तो उसमें मैं एक पत्रकार के नाते उसमें राजनीतिक स्वार्थों को देखूंगा कि इसमें राजनीतिक दृष्टिकोण क्या है। तो वो मैं शराबबंदी होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, वो तो एक विचार विमर्श का एक बड़ा वो हो जाएगा, उस पर कभी हम बात करेंगे विस्तार से। लेकिन अगर राजनीतिक परिदृश्य में देखें तो नीतीश कुमार के इस कदम से उन्होंने एक तो अपने आप को एक अलग छवि का नेता, सामाजिक उत्थान करने वाला नेता, महिलाओं की जो समस्याएं उसको एड्रेस करने वाला नेता। बिहार की समस्या ये चल रही है, बिहार इसलिए पिछड़ा हुआ है अन्य राज्यों के मुँह, ऐसा है नहीं मतलब शराब की वजह से कोई राज्य पिछड़ता हो, नहीं पिछड़ता हो। और कितना कंजम्पशन हो रहा था वहाँ जितना होता। अभी दिल्ली में आबकारी नीति देख रहे हो आप, दिल्ली में एक अलग ही बहस चल रही है, सस्ते में क्यों दिया, इतना घाटा क्यों हो गया, और शराब से तो हम और कमा सकते थे, ये सब बहस चल रही है। हालांकि वो आती नहीं खुल के कि आप दारू से कितना कमा सकते थे, पर बहस चल रही है। एक तरफ ये है आपका दिल्ली मॉडल है, एक तरफ बिहार मॉडल है, गुजरात है, संपन्न राज्य है, वहाँ पर कई चीज़ों की सख्ती होती है, लेकिन वहाँ पर भी हम देखते हैं कि वहाँ पर भी शराब जो है उसका आदान प्रदान किसी न किसी तरीके से होता है। गुजरात में भी बहुत मित्र हैं हमारे, पत्रकार मित्र, वहाँ की खबरें बताते हैं हमको।
ये हालांकि उससे बहुत हद तक लगाम लगती है। अगर आप मुझसे पूछें तो मैं एक दो लाइंस में कहूँगा, जैसा मैंने कहा किसी से भी पूछिए तो वो कहेगा कि हाँ एक सामाजिक बुराई है, इसको ख़त्म होना चाहिए। मैं कभी नहीं चाहूँगा मेरे परिवार के बच्चे, मेरे परिवार के बुज़ुर्ग या कोई भी व्यक्ति जो है वो शराब की घोर लत में आए, उसकी वजह से परिवार नष्ट होते हैं, ये हम सब जानते हैं। लेकिन क्या शराब की दुकान बंद कर देने मात्र से इस समस्या का समाधान हो जाता है? इस पर हमें विचार करना चाहिए। मैं चाहूँगा कि आपके दर्शक भी इस पर कमेंट करें, क्योंकि ये एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है और सामाजिक जागरूकता इस पर ज़्यादा ज़रूरी है। मतलब जितने दर्शक देखते हैं, जो वो कमेंट करते हैं, उनकी राय ऐसे मुद्दों पर ज़्यादा ज़रूरी होती है। कई बार वो हमारी एनालिसिस का इंतज़ार करते हैं कि हमको पॉलिटिक्स के बारे में ज़्यादा पता है, हम उसका अध्ययन करते हैं, नेताओं से संपर्क में रहते हैं, तो हम उस पर बता सकते हैं। लेकिन जब कोई सामाजिक मुद्दा होता है तो वो हमसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं कि वो इसको कैसे देखते हैं। मान लीजिए कुछ लोग पीते भी होंगे, कुछ लोग इसका विरोध भी करते होंगे, कुछ परिवार में बहुत परेशान भी होंगे। मैं ऐसे शराब के कारोबारियों को भी जानता हूँ जिनके बच्चों ने कभी शराब को हाथ नहीं लगाया। मैं जानता हूँ ऐसे लोगों को, निजी तौर पर भी जानता हूँ, क्योंकि वो उससे आजिज़ आ गए, उनको बड़ी घृणा सी हो गई उससे। कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने पिता को बहुत ज़्यादा शराब पीते हुए देखा और वो उससे विरक्ति का भाव या उससे चिढ़ का भाव उनके अंदर पैदा हो गया। कई युवाओं को देखता हूँ, बहुत छोटी छोटी उम्र के बच्चों को देखते हैं, वो भी परेशानी का समय। एक सामाजिक चिंता का विषय है। लेकिन अब जो मुद्दा उठाया तेजस्वी यादव, कहते ताड़ी वाला मुद्दा एक अलग मुद्दा है। ताड़ी का मुद्दा इसलिए क्योंकि परंपरागत रूप से बहुत पहले से ये सब बनता आया है, चलता आया है। ताड़ी जो है एक वो मतलब समझ लीजिए देसी मदिरा या एक परंपरागत मदिरा का प्रकार रहा है और उससे कई परिवार जुड़े रहे हैं, वहाँ पर इसका कार्य करते। चिराग पासवान ने भी यही पॉइंट कहा है कि व्यावसायिक रूप से कई पीढ़ियाँ इनकी जुड़ी। आपको नहीं लगता चिराग पासवान ने जब ये बात कही है तो वो जातिगत भी थोड़ा सा, क्योंकि हम जब देखते हैं बिहार के अंदर तो वो जिस जाति को एड्रेस करते हैं, बहुत सारे लोग परंपरागत रूप में इस काम में जुड़े हुए हैं। मंदिर मस्जिद बैर कराते, मेल कराती मधुशाला, बच्चन साहब ने, हरिवंश राय बच्चन जी ने अपने ये जो 2 लाइनें लिखी थी। जब शराब की बात हो रही है ना, तो इसमें जाति पाति की कोई बात नहीं है। शराब को किसी जाति से नहीं जोड़ सकते, उसकी मेकिंग को किसी जाति से, उसके व्यवसाय को किसी जाति, उसके कंजम्पशन को किसी जाति से नहीं जोड़ सकते। वो तो कोई लेना देना नहीं है। हालांकि बिहार में ये जातिगत समीकरण, शराब की अपनी एक जाति समझ लीजिए आप, शराबियों की एक जाति समझ लीजिए आप। और उसमें जब तेजस्वी यादव ताड़ी का कहते तो मैंने बताया आपको परंपरागत, लेकिन प्रशांत किशोर कहते हैं शराब से बैन हटेगा। मुझे और चिराग पासवान ने इस पर नहीं कहा, इस पर कोई टिप्पणी नहीं करी शराब पर, लेकिन उन्होंने कहा वो नई सोच के आदमी हैं, जो कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं, वो अच्छा करें, ऐसा करके उन्होंने एक जेनरिक कमेंट किया है। लेकिन प्रशांत किशोर वही बात बोल रहे हैं जो मैं आपको बोल रहा हूँ। मैं उनका कोई बहुत प्रबल समर्थक नहीं हूँ। मुझे लगता है कि कुछ अच्छा प्रदर्शन करें तो वो एक नई किस्म की राजनीति कर सकते हैं वहाँ पर। लेकिन उन्होंने अगर आकलन किया है, जो कि रणनीतिकार रहे हैं बहुत सारे राजनीतिक दलों के, तो उन्होंने कुछ सोच के किया होगा। वो लोगों से बहुत मिले हैं। ये पद यात्रा, जन यात्रा, इसका चलन भी उन्होंने डाला, उसके महत्व को जानते हैं। खुद उन्होंने खूब पद यात्राएँ करी, खूब चौपाले लगाई हैं, छोटे बड़े बहुत कार्यक्रम किए बिहार में, अलग अलग जगहों पर। क्षेत्र उन्होंने चिन्हित कर रखे हैं। देखिए प्रशांत किशोर ऐसे आदमी नहीं है कि वो पूरे में, वो एक पूरा इंप्रेशन तो देते हैं, लेकिन ज़मीन पर कुछ जगहों पर, चिन्हित जगहों पर कार्य कर रहे हैं। उन जगहों पर कार्य कर रहे हैं जहां उनको लगता है कि यहाँ पर मैं अपनी कुछ सीटें निकाल सकता हूँ। अगर उन्होंने वहाँ पर लोगों से मिलने के बाद में, बातचीत करने के बाद में इस तरह का कोई बयान दिया है, तो हो सकता है कि वो सेंटिमेंट्स को पकड़ रहे हो कि ये शराबबंदी की वजह से लोगों को परेशानी ज़्यादा हुई है बनिस्बत इससे सामाजिक सुधार होता। अब ये स्टेटमेंट मैं अपनी निजी कैपेसिटी में दे रहा हूँ। मेरी समझ ये कहती है कि प्रशांत किशोर जो हैं वो शायद इस बात को भांप गए हैं कि बिहार में शराबबंदी, जो कि एक अच्छा कदम है, जिसका उद्देश्य अच्छा उद्देश्य है, वो अपने उद्देश्य में सफल नहीं रही है। और हो सकता है कि शराबबंदी की वजह से कई और दूसरी परेशानियां जो पैदा हुई हैं, चाहे वो पुलिस के द्वारा लोगों को परेशान करना हो या लोगों का परेशान होना। अगर कोई चीज़ शराबबंदी है, फिर भी कोई आदतन है, मजबूरी में पी रहा है, कहीं से ले रहा है, उस पर कार्रवाई हो रही है। उसके घर में खाली बोतल मिल रही है तो उस पर कार्रवाई हो रही है। होटल वालों पर कार्रवाई हो रही है, किसी अन्य पर कार्रवाई हो रही, बहुत होता है वहाँ पर। आप देखिएगा शराब, आप ये देखेंगे कि शराब के केसेस जो हैं वो अन्य केसेस से ज़्यादा चलते हैं, और कई के निपटारे जो हैं वो भारी हो जाते हैं, बहुत औपचारिक ना होकर, दर्ज हुए भी नहीं। अभी आप सर प्रशांत किशोर की बात कर रहे थे, तो मुझे लग रहा है चलते चलते एक बात और, जैसे आपने कहा कि पद यात्रा, जन यात्रा वो कर रहे हैं और सेंटिमेंट्स पकड़ रहे हैं, वो बेकार नहीं जाती है। लेकिन अभी जो उपचुनाव हुए थे
उन्हें बहुत ज़्यादा कुछ हासिल हुआ नहीं, वो चाहे हम वोटों की बात कर लें या जनता का समर्थन कह लें, क्योंकि नेता को समर्थन का मतलब होता है कि उसकी सीटें या जो चुनाव में कितने वोट आए हैं वही है समर्थन। प्रशांत किशोर को वो बहुत कुछ हासिल नहीं हुआ अभी जो उपचुनाव हुए थे। सवाल अच्छा है आपका। हालांकि उपचुनाव और मुख्य चुनाव में बड़ा फर्क होता है, बहुत फर्क लग रहा है विधानसभा चुनाव में कुछ प्रशांत मुझे लगता है प्रशांत किशोर का इम्पैक्ट ये हो सकता है, कुछ सीटें भी ले आए। मुझे ये नहीं लगता कि वो कहते हैं जनता दल यूनाइटेड की सारी सीटों को हमें ले लेना है। उनका मकसद यही है। बिहार की सियासत में ये आपने एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कही जो कि मैं अभी मिस कर रहा था इसको, वो शराब पर बड़ी लंबी चर्चा चली गई। दरअसल बिहार की सियासत में छोटे दल जो हैं वो ज़्यादा उम्मीद के साथ रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी की सियासत बदल गई है अभी। अब भारतीय जनता पार्टी अपने बूते पर पूर्ण बहुमत के लिए कार्य करती है, ये मैं कई बार कह चुका हूँ। बिहार में भी वो अपने बूते पर ज़्यादा से, जैसे महाराष्ट्र में किया। महाराष्ट्र से कई बार मैं कंपेयर इसलिए करता हूँ क्योंकि वहाँ भी 6 बड़े दल, छोटे दलों की बात, 6 बड़े दल जो हैं 3 इधर आपस में लड़ रहे थे, महाविकास अघाड़ी और महायुति बनाकर। इधर भी आप महागठबंधन देखते हैं और एनडीए को देखते हैं, ये भी, इसमें भी कई सारे घटक दल हैं, लेकिन बहुत सारे दल हैं, मल्टीपल पार्टीज़ आपको, पॉलिटिकल पार्टीज़ यहाँ पर देखने को मिलती हैं। और यहाँ पर छोटे दल जो होते हैं वो बड़े काम के होते हैं। और ये किसी भी जगह की सियासत, अब ऐसी सियासत इस बार का मैंडेट अगर ऐसा ही आता है जैसा कि आता रहा है, भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से अपने सहयोगियों को साध कर चल रही है, तो उसे भी लगता है कि यही रीति है यहाँ का, यही मिजाज है, तो देंगे तो सही। वो चाहे वो मांझी को दें, पासवान को दें, चाहे वो लालू प्रसाद यादव को दें, चाहे वो नीतीश कुमार को दें, चाहे मुस्लिम कुछ AIMIM को दे दें, कांग्रेस को दे दें, अलग अलग लोग अलग अलग सोच के साथ वोट करेंगे, बात बीजेपी जानती है। ऐसे कई क्षेत्र हैं, क्षेत्रवार तरीके से भी देखा जाए तो वहाँ सीटों के समीकरण ऐसे हैं। ऐसे में प्रशांत किशोर मान लीजिए अपनी एक नए किस्म की राजनीति या कुछ लोगों को प्रभावित करके कुछ सीटें भी ले आते हैं, तो ये जो छोटे छोटे दलों की बड़ी मजबूती होती है। क्या है नीतीश कुमार, क्या है नीतीश कुमार, इतनी कम सीटें होने के बावजूद, इतनी कम से मतलब है अगर आप आरजेडी और बीजेपी के समकक्ष उनको देखें तो, लेकिन फिर भी इसके बावजूद उनके पास में सीएम की कुर्सी रहती है। क्यों? क्योंकि उनके पास उतनी सीटें हैं जो उस गैप को भरती हैं। अब देखिए कि वो जो जादुई आंकड़ा है पूर्ण बहुमत का, वहाँ तक कौन सी, मतलब 100 का आंकड़ा अगर बीजेपी पार कर जाए तो बात ही अलग है, और ये मकसद है भी बीजेपी का इस बार। 100 का आंकड़ा पार करते ही आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं, फिर आपके पास अपने आप आ जाएंगे, सब चल के आएंगे फिर तो जो सत्ता। लेकिन अब ये 74-75 वाली स्थिति जो अभी बनी हुई है, ऐसी इतना ही आरजेडी के पास है, इतना ही बीजेपी के पास है, तब मामला फंसता है। तब छोटे छोटे दल इकट्ठा होकर किसके साथ में जाते हैं, खुद मुख्यमंत्री बनते हैं, किसी को मुख्यमंत्री बनवाते हैं, ये देखने वाली बात होगी। मुझे लगता है शराबबंदी का ये मामला अभी आरजेडी ने उठाया है, प्रशांत किशोर ने उठाया है, चिराग पासवान ने हल्के में उठाया है। इसका मतलब ये माहौल है। देखना बहुत दिलचस्प होगा कि इस पर नीतीश कुमार का क्या बयान आता है। हो सकता है कि वो नहले पर कोई देहला खेलें, हो सकता है बीजेपी की तरफ से कोई बयान आए। मुश्किल भी है क्योंकि एक सामाजिक कुरीति के तौर पर इसको रखा गया था, तो इस पर कुछ कहना, लेकिन फिर भी मैं इंतज़ार करूंगा कि आने वाले दिनों में इस पर क्या प्रतिक्रिया आती है और जेडीयू और बीजेपी का स्टैंड क्या होता है। ठीक है, चलते चलते एक आखिरी कमेंट और चाहूँगा सर, बिहार विधानसभा चुनावों को लेकर की है। हालांकि हल्के में भी नहीं लेना और बहुत गंभीर तो लग ही रहा है, क्योंकि सारी लड़ाई धार्मिक आजकल हो रही है, चाहे दिल्ली, महाराष्ट्र, हरियाणा, कहीं की भी चुनाव देखे हों। बिहार में बाबाओं की बड़ी विजिट हो रही है। अभी बागेश्वर बाबा गए धीरेन्द्र शास्त्री, उसके बाद श्री श्री रविशंकर जाने वाले हैं, सोमनाथ शिवलिंग के अवशेष कुछ हैं उसके 1000 साल पुराना, उसका जीर्णोद्धार में शामिल होंगे। मोहन भागवत भी पहुँच रहे हैं बिहार, वो भी अपनी यात्रा पर रहेंगे। तो धार्मिक समीकरण के लिहाज से जाति समीकरण तो अपना है ही, अब बिहार के अंदर लगता है कि कई जातियां बटी हैं, बीजेपी चाहती है कि इसको धार्मिक समीकरण के साथ किया जाए। आरजेडी आरोप भी यही लगा रही है कि बीजेपी का सियासी एक पैंतरा है जिससे वो कर रही है। आपको क्या लगता है? नहीं, इस पर हमने, मुझे लगता है कि शायद विस्तार से बातचीत की है हमने आपने, कि भारतीय जनता पार्टी की राजनीति जो है वो ये है कि हिंदू वोट एकजुट होना चाहिए। बिहार की सियासत में जातिगत समीकरण हमेशा से भारी रहते हैं। जब आप सनातन की, हिंदुत्व की बात करते हैं तो जातियों से हटके आप सिमटकर एक हिंदुत्व वाले एंगल पर आते हैं। यदि ऐसा होता है, जहाँ जहाँ पर हुआ है, तो भारतीय जनता पार्टी को फ़ायदा होता है। तो भारतीय जनता पार्टी की सियासत रही है, जातिगत राजनीति के वो बहुत पक्ष में नहीं रहे हैं। जहाँ मजबूरियाँ होती हैं वहाँ पर इस पर चुप्पी साधना बेहतर समझते हैं, और जो समीकरण हो सकते हैं वो समीकरण साधे जाते हैं। जैसे बिहार है, बिहार में जैसे दिल्ली था, दिल्ली में आपने कहाँ सनातन इतना सुना है, क्योंकि यहाँ पे था ही नहीं, उसका एंगल ही नहीं, बहुत हिंदू मुसलमान की बात करके। लेकिन महाराष्ट्र में आपने खूब सुना
हाँ? आपने हरियाणा में खूब सुना, तो जहाँ चलता है वहाँ चलता है। बिहार में ये चीज़ चल सकती है, और बिहार में इसीलिए महाकुंभ पर आपने देखा बहुत बात, विपक्ष पर ये आरोप बार बार लगाना कि आप सनातन विरोधी हो, सनातन विरोधियों के साथ खड़े हो। के बयान को लेकर इस तरह के कई बयान जो आपने सुने हैं, उससे बहुत स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी अपनी इसी हिंदुत्व वाली छवि को लेकर जाएगी। इसमें कोई बुराई भी नहीं है, क्योंकि अभी भारतीय जनता पार्टी के लिए फ़ायदे का सौदा रही है। मान लें इन बाबाओं को बैक एंड सपोर्ट बीजेपी का रहता है और ये बीजेपी का प्लान है बिहार के लिए। नहीं, मैं तो ऐसे देखिए खुलकर मैं भी क्या कह सकता हूँ, आप भी क्या कह सकते हैं, किसको किसका सपोर्ट रहता है। मोदी भी बागेश्वर बाबा के उसमें पहुंचे हुए थे। सामान्य तौर पर ये देखा गया है कि ये बीजेपी का एक बहुत बड़ी मजबूती भी है कि आप जितने धार्मिक गुरुओं को देखेंगे, कोई मंदिर की बात हो जाए, आज किसी बाबा की बात हो जाए, कोई भी बात हो जाए, व्हाट्सएवर इट इज़, सब बीजेपी का। तो ये उन्होंने अपनी ब्रांडिंग बनाई है, इसके लिए मेहनत करी है उन्होंने। मतलब चाहते हैं, ऐसा नहीं कि कांग्रेस के नेता मंदिर नहीं जाते हैं, वो नहीं करना चाहते हिंदुत्व के, वो खूब करना चाहते हैं, लेकिन आप देखिए कि कैसे बीजेपी ने इसको अपनी पिच बनाया है। तो ये काम किया है उन्होंने। अब उसमें कोई भी जाए, कोई चला जाए, कोई बाबा चला जाए, आप यही कहेंगे कि अरे ये तो बीजेपी के बैकएंड से सपोर्ट, वो करना नहीं है। लोगों में सनातन के लिए कौन सी पार्टी काम कर रही है, मैं आपसे पूछूं, किसी से भी पूछूं, तो उसका क्या जवाब आएगा, इन जनरल क्या आएगा। कर रहे नहीं कर रहे वो एक अलग बात है, उस पर विपक्ष के अपने अपने कई तर्क रहते हैं, सत्ता पक्ष के अपने कई मिशन रहते हैं, कई चीज़ें। लेकिन आप इन जनरल एक सोच देखिए कि हिंदुओं की बात करने वाली पार्टी कौन सी है, बाबाओं की बात करने वाली पार्टी कौन सी है, धार्मिक अनुष्ठानों की बात करने वाली पार्टी कौन सी है, धार्मिक आयोजनों की बात करने, तो आप बोलेंगे भारतीय जनता पार्टी, सबको बैक एंड सपोर्ट आप बोल देंगे। तो ये ब्रांडिंग की है बीजेपी ने अपनी। ठीक है, तो कुल मिलाकर के बिहार में शराबबंदी जो सबसे बड़ा मुद्दा बनने वाला है और बना भी है, बीते कई चुनावों में हमने देखा है। तो इस शराबबंदी को लेकर आपकी समझ क्या कहती है, आप क्या सोचते हैं, और इस एनालिसिस को देखने के बाद आपकी क्या राय है? क्या इस शराबबंदी को बरकरार रखा जाए बिहार के अंदर, या फिर शराबबंदी से ये जो बैन है शराब से वो हट जाना चाहिए, जैसा कि अभी नेताओं के बयान आए हैं? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।